नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज जो आपका चल रहा है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के लिए जो आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है आपका। कहने का तो बोले इसका एग्रीकल्चर से भला क्या ही संबंध है, लेकिन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एक तरीके से। अगर आप पीसीएस की भी तैयारी करते हो तब भी ये आपकी ज़िंदगी में काम आएगा, आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा मित्रों। बहुत अच्छा इसमें जो सिलेबस है बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो जिसका नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, इसमें क्या क्या आपको पढ़ाना होगा। मतलब देखो यार, एमसीक्यू जैसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ हमेशा 6 दिन से इस सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा है। 6 दिन से काफ़ी एमसीक्यूज निकाल लिए हैं, जो कि यूपीएससी का नाम आ गया, जो कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम ओरिएंटेड है मित्रों। आपको कहीं भी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, और कोई भी माई कलाल इतनी जल्दी इस सब्जेक्ट से एमसीक्यूज नहीं निकाल पाएगा। निकालने का तो निकाल देगा भाई, बना देगा। बताओ भाई, ये एथिक्स क्या है, एथिक्स में ईमानदारी क्या। एक कोई क्वेश्चन नहीं होते मित्रों, क्वेश्चन क्या होते हैं वो अभी से पता चलेगा, ठीक है। जैसे आते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी पूछेगा, यूनिवर्सिटी पैटर्न क्या है पूछ दो तो भैया सभी की हवाबाजी उड़ जाती है, ठीक है। तो सिलेबस है वैल्यूज एंड एथिक्स एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एथिक्स की वैल्यूज़ क्या है और उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय देना है। गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, मिशन क्या है, उसकी लाइफ का मिशन क्या है, विजन ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या विजन है, कैसे हम लाइफ को देखते हैं, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी मतलब दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या करेंगे यानी फिलोसफी वे में। फिर सेल्फ एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद अवेयरनेस होना कितना जरूरी रहता है मित्रों। डेनियल गोलमैन वगैरह यहाँ पे आएंगे। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद से संतुष्टि, आत्मसंतुष्टि जिसे कहते हैं, बहुत अच्छी होती है भाई। आत्मसंतुष्टि बहुत अच्छी चीज़, बहुत कुछ आपको ये सिखाएगा सब्जेक्ट मित्रों। डिसीजन मेकिंग, कैसे आप निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी निभाओगे। मोटिवेशन सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छा, जो कि आज के दिन आपको ज़रूरत भी है, ठीक है। सक्सेस, सेल्फलेस सर्विस बात होगी। केस स्टडी ऑफ एथिकल लाइफ्स, ठीक है। एथिकल ज़िंदगी जो होती है, आपकी नैतिक ज़िंदगी होती है, उसके लिए क्या आपके लिए कैसा अध्ययन होगा वो भी देखेंगे। पॉजिटिव स्पिरिट क्या होती है, बॉडी माइंड एंड सोल, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है साथियों। स्पिरिचुअलिटी कोएफिशिएंट, स्पिरिचुअलिटी कोएफिशिएंट देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन कोर्स टाइटल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी साथियों। काफ़ी अच्छा सिलेबस है, हमें तो भाई बहुत बढ़िया लगा, शानदार। ऐसे चीज़ें पढ़ाने में बहुत आनंद आता है साथियों। कोई नहीं, पहला क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से एग्जाम के सिलेबस की लाइन शुरू होती है, और जहाँ से आपकी सोचने की क्षमता है, और जो आपका दिमाग जिस तरीके से चलेगा उसी तरीके से हम क्वेश्चन लाते हैं। डायरेक्ट हम बड़ी बड़ी चीज़ें ला देंगे, आप लोग बीच में चले जाओगे, चले जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा साथियों, ठीक है। तो लगे रहिएगा। एग्री ज्ञानपीठ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बेल आइकन प्रेस कर दो। एग्जाम तो खत्म हो गए, लेकिन आने वाले दिन में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो आप लाखों रुपए की जानकारी पैसे दे के खरीद के भी नहीं प्राप्त कर सकते मित्रों, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी रिसर्च के साथ चीज़ों को बताया जाता है। कहीं भी कॉपी पेस्ट करके या इधर उधर की जानकारी अदगल गगरी छलकर हाई वाला हाल नहीं किया जाता है मित्र। तो प्लीज़, आपका ये आखिरी पेपर है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और हमें मैसेज जरूर कर दें टेलीग्राम पे, ठीक है। क्योंकि टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ नहीं पा रहे हैं तो पर्सनल मैसेज कर दें, वहाँ से आपको जोड़ दिया जाएगा साथियों, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता है। ह्यूमन वैल्यूज यानी मानव मूल्य। देखो मानव मूल्य क्या होते हैं भाई, सारे देखो थोड़ा हम डिटेल में इसको बताएंगे। तो प्लीज़ जो बातें बता रहा हूँ इनसे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन को मत ज़्यादा देखें, जो बातें बता रहा हूँ इनसे क्वेश्चन हो जाएंगे, पूरी लाइफ में काम आएगा। जो बताएं उसको ध्यान में रख लेना, गांठ बांध लेना साथियों। जो भी बताएं बहुत आराम से, बहुत ही सिंपल उदाहरण के साथ बताऊंगा। आधी रात में पूछ दिया जाए एग्री ज्ञानपीठ पे, बताओ ह्यूमन वैल्यूज क्या बताया था, तो तुरंत बता देना साथियों, ठीक है। मानव मूल्य है क्या, ह्यूमन वैल्यूज का मूल उद्देश्य क्या। देखो मानव के मूल्य होते हैं क्या है, पहले ये बताओ। देखो मूल्य कई सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मूल्य होता है ईमानदारी, ठीक है। एक होता है सत्यनिष्ठा, एक होता है सच्चाई, विश्वसनीयता, उत्तरदायित्व, ये सारे सब मूल्य होते हैं ना। अगर आप काफ़ी लोग विश्वास करते हैं ना, तो मतलब आपकी विश्वसनीयता काफ़ी अच्छी है। विश्वसनीयता, तो ये एक विश्वसनीयता क्या हो गया, मूल्य हो गया ना। अगर आप काफ़ी ईमानदार हैं खुद से, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं बिना ये देखे कि एग्री ज्ञानपीठ वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा है, तो हम सब्सक्राइब ना करें। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं बिना हमारे देखे, बिना हमारे जो है मतलब हमारा आदेश, मतलब कुछ भी मान लो कि जब तक हम ना कहें तब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो बिना हमारे कहे अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हो साथियों, तो मतलब आप कर्तव्य समझ रहे हो, आप खुद से ईमानदार हो पढ़ाई करते समय, तो ये ईमानदारी हो गई, ये कर्तव्य हो गया, ये क्या, ये भी एक मूल्य है। आपके अंदर मूल्य क्या है, आपके अंदर लबेरिया वाला मूल्य होगा। कई सारे लोगों के अंदर लबेरिया वाला मूल्य, जो कि ये मूल्य नहीं है मित्रों, ये मूल्य नहीं है। और इसको आप करुणा से जोड़ सकते हो, प्रेम से जोड़ सकते हो, ये भी मूल्य हैं। करुणा और प्रेम ये भी आपके मूल्य हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले समझ गए होंगे ह्यूमन वैल्यूज यही होती हैं। ह्यूमन वैल्यूज मतलब मानव मूल्य का मूल उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, नैतिकता और सामाजिक संतुलन को बढ़ावा देना। नैतिकता क्या है, मोरालिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। नैतिकता क्या है भाई, अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, ठीक है, तन मन धन से कर रहे हो, और जैसे कि इसको किस तरीके से मैं डिफाइन करूं, जैसे कि जैसे कोई भी काम है, कोई भी काम कर रहे हो
उसमें दो ही चीज़ होती हैं, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो आप अच्छे वाले को देखो, बुरे वाले को छोड़ दोगे। कर्म फल इन सारी चीज़ों का आप पर दबाव रहता है, ठीक है। मतलब नैतिक तरीके से आप काम कर रहे हो, खुद से नैतिक हो, कोई भी गलत तरीके से किसी को बोल नहीं रहे हो। मतलब सारी चीज़ें जो शिष्टाचार होते हैं वो सब नैतिकता से संबंधित है। बाकी अगर हम ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी आ जाएंगी, उनसे कोई मतलब है नहीं। हम आपको उतना ही बताएंगे जितना आपके सेमेस्टर एग्जाम के साथ जानने के लायक है। अब अगर हम आपको बता दें भैया बताओ सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और विश्वसनीयता, और ये सारी कई सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, डेनियल गोलमैन को लाऊं, तो ये सब बेवकूफ़ी है साथियों। काफ़ी लोग हो सकता बताते हैं, लेकिन हम आपके सेमेस्टर को ध्यान में रखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ खल्लास कर देंगे, पूरा का पूरा सिलेबस उड़ा देंगे साथियों। एथिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साथियों ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से हुई है। काफ़ी लोग लेटिन लगा के आएंगे, लेटिन बहुत लोग लगा के आएंगे, ठीक है, लेकिन ग्रीक मानना साथियों, ग्रीक से हुई है, ग्रीक से हुई है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विजन होता है, विजन, दृष्टिकोण। आपके टॉपिक में विजन दिया है सिलेबस में, तो विजन पूछ देगा विजन है क्या भाई? जो जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है, आपका विजन क्या है? लोग पूछते हैं क्या विजन है? हमारा विजन है कि भाई सेकंड सेमेस्टर में 85% से ज़्यादा लाना है, 85 और बहुत ज़्यादा 95%। तो ये हमारा विजन है। हम विजन मान के ही एग्री ज्ञानपीठ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एग्री ज्ञानपीठ का विजन क्या है कि 95%, 90% ऐसा परसेंटेज देना है। और आपका विजन क्या है कि इस वीडियो को कंटिन्यू 2 से 3 बार देखना है, ये आपका विजन है। नैतिकता किसका निर्धारण करती है साथियों? किसका करती है? अच्छा और बुरा, ये मैंने बताया था अभी। तो अच्छा और बुरा व्यवहार को, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है साथियों, ये नैतिकता निर्धारण करती है मित्रों, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे और बुरे का, ठीक है, अच्छे और बुरे का, क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा। जीवन का मिशन क्या होता है? तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व तो बहुत बड़ा मिशन होता है। समाज के प्रति उत्तरदायित्व, एक हम उत्तरदायित्व हो, ठीक है, समाज के प्रति। क्या हमारी उत्तरदायित्व होना चाहिए समाज के प्रति? भाई क्या होना चाहिए कि समाज में हम ज़्यादा दंगे फसाद ना करें, ये उत्तरदायित्व होना चाहिए। किसी को भी गाली गलौज ना करें, कहीं पर भी हम असहिष्णुता ना फैलाएं, कहीं पर भी दंगे ना करवाएं। हम सब लोग अपनी ईमानदारी, अपने कर्तव्य को समझें, ये हमारा उत्तरदायित्व है मित्रों, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। आपका उत्तरदायित्व क्या है? आपका उत्तरदायित्व है पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई करना, ईमानदारी के साथ रहना, ये सब उत्तरदायित्व आपको निभाने पड़ेंगे। और समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व क्या है? समाज को सही रास्ते पर लाएं। ऐसा नहीं है अगर समाज गलत रास्ते पर है और उसको आप और गलत कर रहे हैं, बल्कि उसको सही डायरेक्शन में लाना, यही समाज के प्रति आपका भी उत्तरदायित्व होना चाहिए साथियों। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा मानवीय मूल्य नहीं है? बताओ कौन ऐसा मानवीय मूल्य? देखो घृणा नहीं है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना। पॉजिटिव क्या है? करुणा भी है। करुणा क्या होती है? करुणा मतलब दया। करुणा देखो करुणा और दया एक ही जैसे टर्म होते हैं, लेकिन अंतर होता है साथियों। करुणा मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के अंदर जो करुणा थी, वो करुणा किसी के अंदर अभी तक देखी नहीं गई है साथियों। बहुत बड़ी करुणा चीज़ होती है। जैसे आपको अधिकारी बना दिया गया है, अब अधिकारी तो आप बन गए हो, मान लिया डीएम बन गए हो, अब बन गए हो डीएम, भेज दिया गया है आपको। अब एक लोग राशन लेने आया है, बेचारा इतना ज़्यादा है कि वो जो है उठ नहीं पा रहा, उसके पास खाने के लाले पड़े हैं, अगर उसको राशन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, और उसके पास राशन कार्ड नहीं है। अब आप क्या करोगे? उसको डायरेक्ट मना कर दोगे कि भाई राशन कार्ड नहीं है तो मर जाओ, राशन कार्ड नहीं है तो तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम कानून यही है। लेकिन तब आप वहाँ पे करुणा नहीं दिखा रहे हो। अगर उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो क्यों नहीं है, तब तक के लिए उसको भले अपने पास से पैसे दो, ये करुणा होती है। अगर करुणा होगा तो आप उसको ज़िंदगी भर बिठा के भी खवाओगे साथियों, बगैर राशन कार्ड के। तो ये होती करुणा। सहनशीलता क्या होती है? हर एक चीज़ को सहन कर जाओ, हर एक चीज़ को सहन कर जाओ, ये सहनशीलता होती है। जैसे अगर आपके 2 तमाचा कोई मार दे, अब हो सकता है आप भी तीसरा मार दोगे। तो कोई आपको गाली दे रहा है तो आप भी बदले में गाली दोगे। भाई गाली दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी गाली को ले क्यों रहे हो? भाई कोई चीज़ तभी आप लोगे जब कोई दे रहा है, तब आपकी जब मर्जी होगी तभी तो उस चीज़ को लोगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं उसकी बिना मर्जी की आप चीज़ को लो लेगे, ठीक है। तो गाली तभी लो जब आपकी मर्जी हो, आप तो गाली लो नहीं, मतलब उसकी गाली उसको वापस हो जा रही हैं, तो उनको भी सहन कर लेना, ये सहनशीलता होती है साथियों। लेकिन आजकल कहाँ सहनशीलता है, तो समझ सकते हो इतनी बड़ी चीज़ होती है ह्यूमन वैल्यूज़। अब ईमानदारी, ईमानदारी का मतलब क्या है? भाई ईमानदारी रहो, चुपचाप ईमानदारी रहो। लेकिन ईमानदारी भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इससे बड़ी चीज़ है सत्यनिष्ठा। आगे आएगा तब बताएंगे क्या है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, ठीक है। और घृणा, भाई घृणा निगेटिव जो आ जाए वही मूल्य नहीं है साथियों, ठीक है। घृणा आ जाए, चोरी आ जाए, डकैती आ जाए, ये सब कोई मूल्य नहीं है। अगला है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ में कौन शामिल नहीं है? यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ में मतलब यूनिवर्सल है, देखो यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का मतलब जो पूरी दुनिया में लागू होता है, केवल हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो लागू होता है। प्रेम तो पूरी दुनिया में लागू होता है, सेवा भी पूरी दुनिया में होती है, कई सारे एनजीओ हैं, कई सारे समाज सेवी हैं, और जिम्मेदारी भी पूरी दुनिया में है। भाई कौन जिम्मेदार नहीं है? पूरी दुनिया में जिम्मेदारी देखने को मिलती है,
क्या भारत में जिम्मेदारी नहीं होती है? बिल्कुल। क्या पाकिस्तान में नहीं है? क्या अफगानिस्तान में नहीं है? कि न्यूजी में नहीं है? क्या न्यूजीलैंड में नहीं है? क्या अमेरिका? हर जगह है साथियों। लेकिन स्वार्थ जो है कोई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज नहीं है साथियों, ठीक है। स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ। जो निगेटिव आ जाए वही मार दो, जो निगेटिव आ जाए वही मार दो। ये आपकी रीजनिंग की ट्रिक हो गई। और कम से कम अगर आप ये चीज़ जान गए हो तो 10+ क्वेश्चन आपके ईम हो जाएंगे। ये एग्री ज्ञानपीठ हमेशा कहता है साथियों। अगला है, नीति शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक निर्णयों की समझ होना चाहिए आपके अंदर। जो मॉरल जो डिसीजन होते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। यानी नीति शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है जो नैतिक निर्णय होती हैं उनका। नैतिक निर्णय कौन से होते हैं? कौन से होते हैं बताओ भाई। पता चले कि दो पक्षों में विवाद हो गया है, इस ए वाले पक्ष की गलती है लेकिन आप ए ही वाले पक्ष को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये क्या नैतिक निर्णय नहीं साथियों? तो नैतिक निर्णयों की समझ होना चाहिए। हमें बी का निर्णय देखना चाहिए, बी ने क्या गलती किया, बल्कि वो निर्दोष से सताया जा रहा है और हम एक ही तरफ भाज रहे हैं, ये कोई नैतिक निर्णय नहीं है। अगला है, दृष्टिकोण का संबंध किससे है? तो भविष्य के प्रति सोच, भविष्य के प्रति सोच। अगर आपने विजन मैंने पहले बता दिया था, अगर आप पहले समझ गए होंगे तो इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत भी नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सत्य किस प्रकार का मूल्य है? तो सत्य कैसा है? आचरणिक मूल्य है। आचरणिक, आपके आचरण में दिखता है, जो आप कंडक्ट होते हैं आपके कंडक्ट में दिखता है, ठीक है। आचरण मतलब जैसे कि सत्य कैसे दिखता है? अगर आपके घर में सत्य बोला जा रहा है तो अगर आपके घर में कोई बार बार असत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो आप पे भी प्रभाव पड़ेगा, आचरण ही भी वैसा बन जाएगा, ठीक है। तो भैया आपका आचरण कैसा है? आचरण सत्य होना चाहिए। जिस घर में सत्यवादी होते हैं और ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं उस घर में आने वाली पीढ़ी भी सत्यवादी होती हैं। लेकिन आज के समय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, केवल आप सैद्धांतिक रूप से इसको ध्यान रखो तो आचरणिक होता है। सामाजिक, व्यक्तिगत, शारीरिक ये कुछ नहीं है साथियों, यह हवाबाजी कर दिया है PDF वालों ने। अगला है 11 नंबर, मानव जीवन में संतुलन का मूल्य किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? मानव जीवन में संतुलन का मूल्य किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? समग्र सोच को दर्शाता है। मेरा वीडियो 2 और 1.5 की स्पीड में देखोगे तो समझ नहीं पाओगे, फिर से आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये गलती ना करियो। मानव मूल्य में संतुलन का मूल्य किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? सी नंबर, समग्र सोच को। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा आपको डिफाइन नहीं करने। अब डिफाइन क्या करें इसमें? मानव मूल्य में संतुलन का मूल्य यानी आप जो मानव के जीवन है, मानव का जीवन है, मान लो आपका जीवन है, आपके जीवन में जो संतुलन का मूल्य, संतुलन का मतलब ना आप ज़्यादा लाभ के पीछे दौड़ते हो ना ज़्यादा हानि के पीछे, ना आप ज़्यादा आपको घमंड है और ना ही आपको ज़्यादा रुतबा है, ना ही ज़्यादा आप सहनशील है, मतलब सब, मतलब वही है, लाभ हानि आपका सब बराबर चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका संतुलित जीवन है। तो मानव जीवन में संतुलन का मूल्य किस प्रकार की सोच को, और यही मूल्य आपकी किस प्रकार की सोच को दर्शाता है? मतलब आपकी सोच है वो समग्र है, सभी के प्रति आप हानि लाभ आपका बराबर रहता है, मतलब आप सभी को समग्र रूप से देखते हो। ऐसा नहीं है लाभ हुआ तो लाभ ही के पीछे पड़ गए, अति कर दी लाभ की। पता चले 2 रुपये कमाने का लाभ मिल रहा है, फिर सोचा 4 मिले, 4 के बाद 10 मिले, 20 मिले, भाई हमको 2 मिल रहा है, तो ये सकून का है, ठीक है। यही समग्र सोच होती है। अगला है, कौन सा मूल्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है? कौन सा मूल्य सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है? तो परोपकार जो होता है, परोपकार सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। अब घृणा, क्रोध, भाई सब निगेटिव है, ठीक है। अगला है, ईमानदारी एक कैसा मूल्य है? तो एक नैतिक मूल्य है, क्योंकि हम नैतिकता पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो नैतिकता कहीं भी आ जाए तो उसको मार देना साथियों, यही आपका सब्जेक्ट है। अगला, कर्तव्य शब्द का संबंध किससे है? तो कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, कर्तव्य का देखो कर्तव्य का अधिकारों से नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता है कर्तव्य, एक जिम्मेदारी होता है, ठीक है, एक जिम्मेदारी होता है। आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? इतने टाइम अगर हम बोलते हैं कि हमारे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ये आपका कर्तव्य है, कर्तव्य है, और मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी और कर्तव्य आप समझ पा रहे हो कितना रिलेट कर रहा है, लेकिन तब भी आप नहीं करते हो, तो हम क्या करें भाई? हम बीच में बंद कर देंगे, नहीं करोगे तो। 15 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नैतिक शिक्षा यानी जो आपकी नैतिक शिक्षा होती है, बचपन में नैतिक शिक्षा की किताबें पढ़े होगे ना, तो उसमें क्या होता था भाई? राजा रानी कहानी होती थी क्या? नैतिक शिक्षा। उसमें जब पूरी कहानी पढ़ लेते थे तब अंत में एक हेडिंग मिलती थी, नैतिक शिक्षा। आज हमने इस कहानी से क्या जाना? तो वही है नैतिक शिक्षा साथियों। ऑप्शन हो जाएगा बी, मूल्य आधारित निर्णय क्षमता विकसित करना। मूल्य आधारित निर्णय क्षमता विकसित करना, जैसे आपके मूल्य हैं उसी के आधार पर आप डिसीजन लोगे। जैसे अगर आप ईमानदार हो तो आपका झुकाव ईमानदारी की तरफ ज़्यादा होगा, आप उसी तरीके से जो आप निर्णय लोगे उन्हीं में ईमानदारी आपकी दिखेगी। अब पता चले कोई ऐसा है जो भैया कट्टर बेईमान है, अब उससे फैसला करवा रहे हो तो वो बेईमानों के ही पक्ष में जाएगा, तो ये क्या है? तो इससे क्या सीखोगे भाई? मूल्य आधारित निर्णय क्षमता उसी हिसाब से विकसित होगी। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना किस मूल्य को दर्शाता है? दूसरों के दृष्टिकोण को समझना किस मूल्य को दर्शाता है? तो सहनशीलता। दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सहनशीलता। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, थोड़ा गरीब है बेचारा, उसके पास पैसे नहीं है, पढ़ना चाहता है बढ़िया कॉलेज में, एडमिशन हो गया है लेकिन पैसे नहीं है। अगर आप समझ रहे हो उसकी बातों को,
तो समझो कि आप दूसरे के दृष्टिकोण को समझ रहे हो, सहन कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग जो है सहन ही नहीं कर पाएंगे कि भैया तू गरीब है, तू इतने बड़े कॉलेज का सपना देख रहा है, ऐसे बोलेंगे ना। पर एक व्यक्ति है वो सोचता है अगर बेचारे के पास पैसा होता तो अच्छे कॉलेज में पढ़ता मित्रों। तो ये समझ रहे हो ना, आजकल लोग इन बातों को सहन नहीं कर पाते हैं साथियों, सहन नहीं कर पाते हैं। एक गरीब बच्चा अगर बड़ी यूनिवर्सिटी में चला जाए तो लोग सहन नहीं कर पाते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको ईर्ष्या भी कहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब होता है। 17 नंबर, मानव मूल्यों का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो अनुभव और विवेक। अनुभव और विवेक यानी मानव मूल्य हैं, आपके जो मूल्य हैं उनका निर्धारण आपके अनुभव पर होगा। आप कितने अनुभवी हैं, आपका विवेक, आपकी बुद्धि क्या कहती है। जाति धर्म थोड़ी ना, समय स्थान उम्र लिंग ये कुछ नहीं होगा, अनुभव और विवेक आपका होगा। विज्ञान और नैतिकता में क्या अंतर है? लो, कितना अच्छा सवाल है भाई। विज्ञान और नैतिकता, देखो विज्ञान और नैतिकता में अंतर क्या है? सबसे पहले ऑप्शन देख लो, बी है। विज्ञान तथ्यों पर आधारित है और नैतिकता मूल्यों पर। देखो विज्ञान जो होता है तथ्य पर आधारित है, विज्ञान डाटा मांगता है, आंकड़े मांगता है। आखिर देखो, आखिर पृथ्वी गोल है तो कैसे है, कहाँ से है, कितने अक्षांश पे है, कितनी दूरी पे है, 23.5 पे है कि 56.5 पे है, ये सब मांगता है तथ्य आधारित चीज़ें, ठीक है। तो विज्ञान तथ्य है, विज्ञान में लेकिन किंतु परंतु नहीं होता है। लेकिन नैतिकता जो होती है वो मूल्यों पर आधारित होती है। लेकिन मान के चलो साथियों, विज्ञान का भी रास्ता नैतिकता से होकर जाता है। अगर कोई भी वैज्ञानिक के अंदर मूल्य, नैतिक मूल्य नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो क्या करेगा भैया? जितने भी हमारे कंपोनेंट होगा, जितनी भी हमारे साइंटिस्ट वाली चीज़ें होंगी, रिसर्च लैब होगा, पूरी की पूरी बेच लेगा, क्योंकि वो ईमानदारी नहीं है। तो भैया नैतिकता तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? विज्ञान और नैतिकता में तो सबसे बड़ी चीज़ नैतिकता है। अगर आपके अंदर नैतिकता होगी तो आपका काम बिना ईश्वर के भी चलेगा साथियों। आप अगर नैतिक हो अपने मन से, तो नैतिक हो तो आपको कोई पूजा और पाठ की जरूरत नहीं है, आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद से नैतिक हो। और नैतिकता सबसे बड़ा भगवान होता है साथियों, क्योंकि नैतिकता में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, और जो चीज़ें नैतिकता में आती हैं वो चीज़ें धर्म से भी होकर जाती हैं साथियों। तो समझ रहे हो ना? जैसे कि पूछते हैं लोग, कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? क्या बड़ा है बताओ? कर्म बड़ा है कि धर्म? कुछ लोग कहेंगे कर्म बड़ा है। अब भाई एक कसाई गाय काट रहा है, कसाई गाय काट रहा है, वो भी कर्म कर रहा है, तो क्या वो कर्म सही है? नहीं। धर्म हमें बताता है कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है, ये हमें धर्म बताता है, धर्म बताता है साथियों। तो क्या बड़ा है? धर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है, ठीक है। ध्यान रखना साथियों, थोड़ा आपकी लॉजिकल, थोड़ा दिमाग का भी इसमें उल्लंघन होगा, तो मस्तिष्क का उल्लंघन भी होगा इस विषय में। 19 नंबर क्वेश्चन है। अगर दूसरी बार तीसरी बार वीडियो देखोगे तो आपके दिमाग में चप जाएगा काला चिट्टा बन के। 19 नंबर क्वेश्चन है, कर्तव्यों का पालन करना किस प्रकार के जीवन दृष्टिकोण का उदाहरण है? अगर आप कर्तव्य जो हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनका पालन करोगे तो वो किस प्रकार के जीवन दृष्टिकोण का उदाहरण है? वो आपके मूल्य निर्धारित है, यानी आपके जो मूल्य हैं उन्हीं के आधार पर आप कर्तव्यों का पालन कर रहे हो साथियों। जैसे कि अगर आपके अंदर घर में अच्छे मूल्य दिए जाते हैं, अच्छे मूल्य हैं, तो आप कर्तव्य का पालन करोगे। कौन से कर्तव्य? हमारे संविधान में भी कर्तव्य दिए गए हैं। क्या क्या? कि हमारे जो राष्ट्रगान है उसका पालन करें, और हम किसी भी तरीके से अपने देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, तो इनका भी पालन करोगे ना। और अगर आपके घर में मूल्य बढ़िया नहीं है, नहीं दिए गए हैं, बचपन से मूल्य नहीं अच्छे मिले हैं, तो आप क्या करोगे? भाड़ में जाए संविधान, कर्तव्य की ऐसी की तैसी धुआं कर दोगे जाके, धुआं। आजकल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं भाई, ये जितनी भी संपत्ति है आसपास जो सरकार की, वो सब हमारे पैसों से तो है, हम ही तो टैक्स देते हैं, हमारे पैसों से है ये। अगर आप आंदोलन करने जाते हो, कहीं पेपर लीक हो गया, कुछ भी हो गया, आप ट्रेन वगैरह जलाने को सोचते हो, तोड़ फोड़ करते हो, वो आप अपनी चीज़ को तोड़ फोड़ रहे हो ना, आप अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहे हो साथियों। तो ये मूल्य आधारित चीज़ें ये भी होती हैं साथियों, मूल्य आधारित, ठीक है। अगला है, से अस्तित्व की अवधारणा किस दर्शन से जुड़ी हुई है? से अस्तित्व की अवधारणा किस दर्शन से जुड़ी हुई है? तो साथियों मानवतावाद से जुड़ी हुई है, मानवतावाद से जुड़ी हुई है। से अस्तित्व मतलब आपस में, जैसे कि हिंदू मुस्लिम क्या है, हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी, भाई हमारे देश को पूरी दुनिया देखती है कि भारत इतना बड़ा देश है जहाँ सारे धर्म रहते हैं, तब भी लड़ाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है और विविधता में एकता है, यही हमारे भारत की पहचान है। हम से अस्तित्व से गंगा यमुना तहजीब की धरा पर रहते हैं, तो यही से अस्तित्व है, यही है मानवतावाद, यही है ह्यूमनिज्म। अगला है, नैतिक व्यवहार का सबसे पहला चरण स्तर होता है। सबसे पहला स्तर क्या होता है? अगर आपके अंदर जो मोरल बिहेवियर है, तो नैतिक व्यवहार है आपके अंदर, तो सबसे पहला स्तर होगा आपका जो आत्मनियंत्रण होगा। आत्मनियंत्रण का मतलब क्या होता है साथियों? आत्मा का नियंत्रण, जो आपके अंदर आत्मा है वो नहीं साथियों। आत्मनियंत्रण का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप कोई भी चीज़ ठान लेते हो, जैसे कि कुछ लोग होते हैं सिगरेट पीते हैं, अब क्या होता है कि भाई उनको सिगरेट पीना है, अब उसी टाइम पे पीना है, अगर एक दिन नहीं पियेंगे तो साथियों फिर वो उलझन आ जाएगी, मतलब बहुत सारी नौटंकी करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि हमें आज से छोड़ देना है, तो ये आत्मनियंत्रण हो गया। अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यही होता है आत्मनियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल भी इसको कह सकते हैं। जब आपकी आत्मा
जब आप अपनी अंतरात्मा से नियंत्रण कर लेते हो, ढंग से आप ठान लेते हो, तब आपका आत्मनियंत्रण होता है साथियों। उसी को कहते हैं आत्मनियंत्रण। कोई बताओगे आत्मनियंत्रण किसने सबसे ज़्यादा किया था? बताओगे? बताओ कौन है इतिहास में जिसका आत्मनियंत्रण सबसे बेहतर था? बताओ। तो साथियों आप भी आत्मनियंत्रण करो। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, दिन में 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते होगे, तो कल कहते हो कल पढ़ेंगे 11 घंटे 14 घंटे 15 घंटे, फिर कहते हो अरे अगले दिन पढ़ेंगे। तो ये आप आत्मनियंत्रण नहीं हो साथियों। सबसे पहले सेल्फ कंट्रोल करो, मोबाइल देखना बंद करो। हो सकता है आप लोग 2-2 घंटे रील देखते हो, 3-3 घंटे देखते हो, तो वो मतलब आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है साथियों। सेल्फ कंट्रोल जो भी बढ़ाता है वही दुनिया में महान बनता है साथियों। वरना कई सारी हस्तियाँ आई और मिट गई, कुछ नहीं कर पाई। तो ध्यान रखना है। 22 नंबर, इम्पैथी का अर्थ क्या है? लो भाई, इम्पैथी का मतलब होता है बी नंबर, दूसरों के प्रति संवेदना। दूसरों के प्रति संवेदना मतलब दूसरे के अंदर दुख क्या है उसको हमें जानना इम्पैथी कहलाता है। ठीक है, वही सामने अगर हमारे गरीब है, अगर हम उसकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं तो वो क्या है? संवेदना है, समझ पा रहे हैं। और कई सारे लोग होते हैं, कोई बेचारा रो रहा होता है, गरीब रो, अरे जा हट हट भाग भाग भाग, ये क्या है? ये इम्पैथी नहीं है। अगर आप समझ पा रहे हो तो वो इम्पैथी है मित्रों, और ये इम्पैथी दिखाना जरूरी होता है साथियों आज के दिन। स्वतंत्रता एक मानवीय मूल्य है यदि वह जिम्मेदारी से जुड़ी हो। क्या बात है! स्वतंत्रता एक मानवीय मूल्य है। स्वतंत्रता एक मानवीय मूल्य। स्वतंत्रता पहले ध्यान रखो कैसा है? मानवीय मूल्य। स्वतंत्रता मानव को मिलती है तो एक मानवीय मूल्य हो जाता है यदि वह जिम्मेदारी से जुड़ी हो। समझ रहे हो ना? जिम्मेदारी से जुड़ी हो। अगर आप स्वतंत्र हैं, अगर हमको आज अधिकार हैं कि भाई हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी भी समझना है कि हम गलत नहीं बोल सकते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 19 में हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमें प्रतिबंध भी लगाए गए हैं कि आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जो देश के लिए खतरा हो, कुछ ऐसा नहीं बोल सकते हो जो देश में दंगे फसाद करे, सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काए। तो ये आपके अंदर रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध लगा हुआ है। तो स्वतंत्रता एक मानवीय मूल्य है, लेकिन हमें जिम्मेदारी समझना है। क्या है वो जिम्मेदारी? कि भैया ऐसा ना बोलें जो दंगे हों। ऐसा हम आजकल हेट स्पीच चल रहे हैं, आजकल हेट डीप फेक ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो स्वतंत्रता को धुआं धुआं करें, आर्टिकल 19 का धुआं धुआं कर रहे हैं साथियों। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 19 का फ़ायदा मत उठाना। 24 नंबर क्वेश्चन है नीति, मतलब फ़ायदा ना उठाना, फ़ायदा तो उठाओ लेकिन गलत फ़ायदा ना उठाना। 24 नंबर क्वेश्चन है नीति और नैतिकता मूल्य, नैतिकता में मूल अंतर क्या है? देखो, एक होती है नीति पॉलिसी, एक होती है मोरालिटी, यानी नैतिकता में अंतर पूछ रहा है क्या है। देखो, नीति बदल सकती है, नैतिकता मूल होती है। भाई ये बताओ, आज के दिन अगर कोई कानून बना है तो कानून समय के अनुसार बदलते रहते हैं ना। अभी IPC CRPC बदली गई थी, क्यों? क्योंकि आज अंग्रेजों का समय भैया थोड़ी ना है। कुछ कानून ऐसे थे जो अंग्रेजों के कंटिन्यू चल रहे थे। हमें अपने भारत को अंग्रेजों से बिल्कुल मुक्त करना है, कोई भी उनकी विचारधारा हमारे यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। इसलिए हमारे भारत सरकार का ये सबसे बड़ा लक्ष्य था। ठीक है, कि हमें बिल्कुल भी अपने भारतीय, मतलब आज हम आत्मनिर्भरता पे फोकस कर रहे हैं। तो भाई अंग्रेजों के कानून कहाँ चल रहे हैं हमारे यहाँ पे? ठीक है, अभी भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो हमने CRPC बदला समय के अनुसार। तो नीति बदलती रहती है लेकिन नैतिकता वही रहती है। भाई ईमानदारी में क्या बदलाव कर लोगे? ईमानदारी क्या होगी? ईमानदारी क्या होगी बताओ? ईमानदारी यही है कि भाई अगर आपको 10 रुपये की, अगर मान लो कि आप किसी की दुकान पर गए हो, बैठा दिया है कि भाई हमारी दुकान देखते रहना, थोड़ा हम सब्जी लेके आएँ, तो आप उसकी दुकान से भैया कुछ ना खाएं, ना ही उसकी जो गुल्लक है उससे पैसे निकालें। यही ईमानदारी ना। पता चले वह चला गया है, 10 का रुपया निकाल लिया, 2 चॉकलेट खा लिया और खाते जा रहे हो, फिर बाद में लेके लौटा जा रहे हो जंगलों में। तो ये ईमानदारी नहीं है साथियों। ठीक है, ईमानदारी क्या है समझ रहे हो ना? तो ये ईमानदारी क्या है? ये आपकी नैतिकता है, मोरालिटी है। ये क्या बदलेगी? नहीं बदलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि नैतिकता बदल जाएगी, ईमानदारी बदल जाए। नैतिकता में ही ईमानदारी आता है। तो ईमानदारी बदल जाए कि चलो भाई गुल्लक पे बैठे हो, उसकी वो बाहर चला गया है तो कोई नहीं, एक टाफी खा लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर 1 रुपये निकाल लो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, छोटी रकम निकाली, तो ये ईमानदारी ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी। तो जो ईमानदारी है, जो सत्य है, और जो उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी है, जो करुणा है, जो प्रेम है, जो भाव है, ये सारी चीज़ें एक ही जैसी रहेंगी। ये कभी बदलेंगी नहीं साथियों, कभी नहीं बदलेंगी, ये कभी नहीं। अब जैसे कोई लोग पूछे, बताओ भाई जल, पानी बदल जाएगा। भाई पानी कैसे बदल जाएगा? ठीक है, पानी तो बदल नहीं सकता है। ठीक है, पानी नहीं बदल सकता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं पानी की जगह पर एक ऐसी चीज़ आ जाएगी पानी की तरह काम करे, देखो नहीं आ सकता है। तो ये एकरा काम नहीं करेगा साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव मूल्य किसके द्वारा विकसित होते हैं? मानव मूल्य किसके द्वारा विकसित होते हैं? भाई आपके अंदर शिक्षा कैसी है, आपके अंदर संस्कार कैसा मिला है, संस्कार कैसे हैं, और शिक्षा और संस्कार अगर आपके बेहतर हैं तो मानव मूल्य बेहतर होगा, तो चांदी हो जाएगा। अगला है 26 नंबर, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या कथन मूल्य किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सत्यनिष्ठा से जुड़ा है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सत्यनिष्ठा। ठीक है, सत्यनिष्ठा क्या है और ईमानदारी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लो, किसी से पूछ देना। ह्यूमन वैल्यूज़ का टीचर होगा ना, उसका धुआं हो जाएगा, बता नहीं पाएगा। बताओ ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में अंतर क्या है? बताओ, पूछ देना किसी भाई से, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी में अंतर क्या है? कैसा बताऊँ आपको उदाहरण के साथ। देखो, सत्यनिष्ठा ईमानदारी से बड़ा होता है। ठीक है, अगर
ये सीढ़ी है, ये है ईमानदारी, और सबसे ऊपर टॉप का डंडा जो है ये क्या है, सत्यनिष्ठा। कैसे, अभी नहीं समझोगे, समझो भाई। जैसे ईमानदारी क्या है कि मान के चलो इतने टाइम आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल का ही उदाहरण देख लो। देखो मान के चलो कोई बैटर है, बैटिंग कर रहा है, ठीक है, बैटिंग कर रहा है, ठीक है। तो जो गेंद है, बॉल उसके बैट में छू गई, पीछे कीपर ने पकड़ ली, कैच पकड़ ली। वहाँ पर उस बैटर के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा है कि ये हमारा कैच है, यानी बैट से लगी है, कोई नहीं समझ पा रहा है, एम्पायर कोई नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या है, अगर क्या है कि अगर सब जान जाते हैं कि भाई ये कैच हो गई है, ठीक है, एम्पायर सबको पता चल जाता है, तो अगर वो बैट छोड़ देता है कि हम भाई आउट हो गए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ईमानदारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ईमानदारी। लेकिन अगर उस बैटर के सिवाय कोई नहीं जानता है वहाँ पर दूसरा व्यक्ति कि हमारी कैच हो गई है, और उसी को पता चला है, उसी के बैट से आवाज़ आई थी और उसी को पता चला है कि कैच है ये, लेकिन कोई वहाँ पे आउट नहीं दे रहा है, किसी को पता ही नहीं चला है, लेकिन अगर वो व्यक्ति खुद से बैट छोड़ देता है कि भाई चेक कर लो हम आउट हो गए हैं, ये है सत्यनिष्ठा मित्रों। तो समझ गए हो ना, सत्यनिष्ठा ईमानदारी से बहुत ऊपर है। लेकिन ध्यान रखना है, सबसे पहले व्यक्ति को सत्यनिष्ठा तक पहुंचने के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदारी का रास्ता ही सत्यनिष्ठा से होकर जाता है। आप डायरेक्ट सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते हो, सबसे पहले ईमानदार। तो आजकल ईमानदार है नहीं लोग, सत्यनिष्ठ का घंटा होंगे। 27 नंबर, मूल्य का क्षरण किसका संकेत है? ऑप्शन हो जाएगा सी, नैतिक पतन का है। मूल्य का क्षरण मतलब आपकी जो नैतिकता का पतन हो रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, समाज में नैतिकता बनाए रखने के लिए। अगला है, मूल्य आधारित जीवन में कौन सा तत्व सबसे आवश्यक है? ऑप्शन हो जाएगा सी, आत्मा अनुशासन। अगला है, और आपका आखिरी क्वेश्चन है साथियों, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। जिस जीवन में लक्ष्य, दृष्टिकोण और मिशन स्पष्ट हुआ कहलाता है संकल्पित जीवन। तो अगला है, कल 31 नंबर से करेंगे, ठीक है। सारे वीडियो देखने के बहुत मज़ेदार हैं, पता नहीं चलेगा कैसे वीडियो आपको पता नहीं चलेगा देखते देखते, इतनी अच्छे तरीके से हम समझा रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे वीडियो लेक्चर का। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।